Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. हम चौथे लेक्चर के साथ अगेन आपके पास हाजिर हैं। दुआ पढ़ लीजिए स्टूडेंट। एज आई टोल्ड यू कि हम जिस बुक पर को चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज द फेडरल बोर्ड ग्रेड 9 बुक। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है दैट इज चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम इस पर दे चुके हैं। दिस इज द 4th वन। लास्ट लेक्चर में हमने बात ये की थी कि हाउ द simplest molecules they combine and then when they combine they form an organism। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है। कैसे इंडिविजुअल सेल से एक हायर ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होता है। तो ये जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन है ये सब सेल्स की बेस पर ही वर्क करती हैं। यानी इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की बात कर लेंगे, जैसे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, यूनी मीन्स सिंगल सेल एंड सेलुलर ऑफ कोर्स सेल एंड देन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो कैसे व्हेन एक सिंगल सेल कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल जो आपकी बुक में इन्होंने एग्जांपल दी है दैट इज ऑफ अमीबा। अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू ही इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें जो जितनी एक्टिविटीज हैं लाइफ की, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, ये जितनी एक्टिविटीज हैं जो किसी भी लाइफ को इंडिकेट करती हैं, ये सारी इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया कि जो एग्जांपल इन्होंने दिया दैट इज ऑफ अमीबा। इसके अलावा जो एग्जांपल हो सकती है वो दैट इज ऑफ पैरामीशियम, जो आप फर्दर पढ़ेंगे। अमीबा का जो पूरा नाम है वो साइंटिफिक नेम है दैट इज अमीबा प्रोटियस। इसमें अगर आप देखें इसकी पिक्चर को तो इसमें आप देखेंगे सीडोपोडियम दे आर प्रेजेंट। सीडोपोडिया एक्चुअली दे आर हेल्पफुल for locomotion. Then food vacuole is there. This food vacuole is responsible for the nutrition. Then nucleus is there. Nucleus, of course, is important for the reproduction. Then contractile vacuole is there. This contractile vacuole is responsible for the excretion. तो इट मीन्स आप देखें जितनी लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो सब इस अमीबा प्रोटीज में मौजूद हैं और ये वो कर सकता है। मीन्स ये सारे फंक्शंस इसके अंदर होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये नेकेड आई से यू कैंट सी एन अमीबा। फॉर दिस यू नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके थ्रू ये आपको नजर आता है। प्लस ये कि यूजुअली अगर हम मैं एक ऑफ द नॉट फ्रॉम योर बुक, एक ऐसे ही आपको जनरल बात बताऊं तो यूजुअली दे कॉज डिजीजेस। ठीक है, तो दिस इज देयर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देन आफ्टरवर्ड द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द colonial. The example which is given in your book that is Volvox. Volvox में when the different organism then they combine, then they form a colony. Means different unicellular organism जो हैं वो कंबाइन होके कॉलोनी बनाते हैं, उसके बाद वो कॉलोनी में ही रहते हैं। ठीक है, इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, ऑल्दो ये जितने सेल्स हैं they are not actually depending on each other, they are independent। मीन्स इसके अंदर जितने
सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये हमेशा कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाते हैं। वॉलवॉक्स की अगर आप पिक्चर भी देखें तो आपको क्लियर होगा कि इसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। फिर इन्हीं से डॉटर कॉलोनीज बनती हैं, फिर वो रेप्लिकेशन के थ्रू अलग होती हैं और फिर वो अपनी इंडिविजुअल कॉलोनी बना लेती हैं। तो ऐसे ही ये एक कॉलोनियल फॉर्म में मौजूद है। इसमें फ्लैजेला आप देख सकते हैं। दीज ये लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैंने आपको अमीबा में बताया। अमीबा में मैंने आपको बताया था सीडोपोडिया होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मींस मूवमेंट, ठीक। तो यहाँ लाइक इंस्टेड ऑफ सीडोपोडिया द फ्लैजेला इज प्रेजेंट एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ये हेल्पफुल होते हैं मूवमेंट में। सीडोपोडिया जो मैंने आपको बताए थे, दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो ना एक उंगली की तरह के उभार होते हैं जो मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर ये थ्रेड लाइक चीजें हैं जो कि मूवमेंट में मदद करती हैं। इनके जो सेल्स होते हैं ये आपस में लूजली एसोसिएटेड होते हैं, यानी ऐसा नहीं होता ये कॉम्पैक्ट हो, आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हों। ये जितने इंडिविजुअल या जितने सेल्स हैं ना, ये अलग अलग होते हैं, डिस्टेंस के साथ होते हैं। काम भी आपस में कोई खास इसमें डिवीजन नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है वो ये अपनी जो लाइफ है हर सेल वो इंडिविजुअली ही कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गई कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। देन आफ्टरवर्ड जो लास्ट है दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एज द नेम इंडिकेट्स, मल्टी मीन्स मेनी, ठीक। सेलुलर ऑफ कोर्स सेल। तो वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, नेम, मस्टर्ड प्लांट। सो ये सारे जो हैं ये एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। इस इनमें जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, अगर हम इंसान में देखें तो स्टमक के सेल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ हार्ट, ठीक। इसी तरीके से हार्ट के सेल्स जो हैं वो लंग्स के सेल्स से डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से लंग्स के सेल्स दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ ओवरी। ओवरी के सेल्स किडनी के सेल्स से डिफरेंट होते हैं। इट मींस एवरी सेल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बट वंस ऑल ऑफ देम दे कंबाइन, ठीक, सो देन दे फॉर्म एन इंडिविजुअल। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था कि जब डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक। अब एक ऑर्गन जो होता है उसमें सेम टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, बट जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तब वो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। बट एक सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मौजूद होते हैं, ठीक। बट जब बहुत सारे सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में बात की थी। अगर इसकी आप जो हमारी लास्ट वीडियो है डिटेल के लिए आप वो रेफर कर सकते हैं। तो एनीवेज आपकी बुक में जो मेनली आगे चल के लाइक फोकस करेंगे वो फ्रॉग, मेन और मस्टर्ड प्लांट पे करेंगे, बिकॉज इसी एग्जांपल्स को जो है वो उन्होंने डिटेल में हर टॉपिक में लिया है और उसी में आपको बताया है। इसमें जब सेल्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनके फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, और उसके बाद वो जो है वो इंडिपेंडेंट होके सब अपना काम कर रहे होते हैं। बट जब ये सारे काम कंबाइन होते हैं तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एग्जाम्पल भी इन्होंने दी हुई है। मसल सेल्स जो हैं वो ऑफ कोर्स डिपेंड करते हैं ब्लड सेल्स पर, ठीक, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि जितने मसल सेल हैं उनको एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। एंड फ्रॉम वेयर द एनर्जी कम्स, इट कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन। इट मीन ये जितने ही सिस्टम्स जो
एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं वो दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक, जैसे हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी लास्ट स्लाइड में, उसमें जो है वो, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, इसमें जो सेल्स थे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक, दे वर लूजली पैक्ड एंड दे वर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। वो सेपरेट थे और अपनी सेपरेट लाइफ गुजारते हैं, ऑल्दो एक कॉलोनी में मौजूद होते हैं बट सेपरेटली अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। बट यहाँ पर मल्टी सेलुलर में ऑल्दो डिफरेंट किस्म के सेल्स मौजूद हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहे हैं, लेकिन हर ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है किसी ना किसी तरीके से, ताकि ये है कि वो अपनी जो लाइफ है उसको गुजार सके। ठीक, इसी एक मिसाल आपके उसमें इसमें ये दी हुई है। इसी तरीके से रेप्लिकेशन के लिए या अपनी नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए दे आर डिपेंडिंग देन ऑन द रिप्रोडक्शन साइकिल, इसके सेल्स टोटली डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से जो है वो एक्सक्रीट आउट वेस्ट एनर्जी, वेस्ट सोर्सेस को करने के लिए देयर इज अ नीड of course to remove the harmful or toxic substances from the body, उसके लिए एक अलग सिस्टम मौजूद है। इट मीन्स ये जितने ऑर्गन्स हैं दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक, तो इट मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर मेड अप ऑफ multi means many cells. Then afterward complex organization. अब हम complex organization which is a part of this actually this multicellular organization, क्योंकि multicellular में many cells are present, जब बहुत सारे cells होते हैं तो of course वो complex structure बनाते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी इन्फॉर्म किया कि थ्री एग्जाम्पल्स मेनली आपकी बुक में फॉलो की जाएंगी, जिसमें से दो की डिटेल बुक में स्टार्टिंग में ही उन्होंने दी हुई है। नंबर वन इज द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसको अगर आप देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट, which is made up of roots, stem, branches, and leaves, right? This is called vegetative part, and the second part is called the reproductive part. Reproductive part is made up of flowers, and actually, as the name indicates, that reproductive part is the section of the plant which is directly involved in the reproduction or sexual reproduction, means it forms seeds and fruits. Vegetative part का जो काम है that is totally different, of course, to take the minerals, to make the food for plant, to absorb the sunlight, to keep the to take the oxygen, to give the carbon dioxide, to take the carbon dioxide to give the oxygen, क्योंकि दोनों प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, रेस्पिरेशन का भी होता है एंड फोटोसिंथेसिस का भी होता है। सो बोथ प्रोसेसेस आर देयर, इसलिए दोनों ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन और जो है वो रिमूवल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट का जो काम है वो मीन्स इट इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके थ्रू नहीं हो सकती, बट रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसका काम जो है वो इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है और इसकी जो नस्ल है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, अच्छा, बोथ parts are depending on each other, जाहिर है, without vegetative part reproductive part cannot work, and without reproductive part the vegetative part cannot work too much. ठीक है ना, after some time they also need to replicate, they also need to divide, तो इसलिए both parts are depending on each other. ठीक है, फ्रॉग में अगर हम एनिमल्स में देखें तो जो एग्जांपल आपकी बुक में फॉलो की गई है दैट इज ऑफ फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम इज Rana tigrina, and it is an amphibian.
स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने ये डिटेल में पहले पढ़ा होगा कि व्हाट आर द एम्फीबियंस. Amphibians are those organisms which live their life in both in water as well as on land. ठीक है. ये अपनी लाइफ साइकिल जो है वो दोनों पानी में और जमीन दोनों पे कंप्लीट करते हैं. ठीक. सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. और जो बॉडी है फ्रॉग की वो हेड, ट्रंक और लिम्स में डिवाइडेड होती है. अ, इसको बहुत ज्यादा आगे चल के ना आपकी बुक में डिटेल में डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट एंड ऑल. तो इसकी डिटेल्स हम फ्रॉग की आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है. ये इसका ओनली अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन दे हैव गिवन. देन हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज, वो है कैरियर्स दैट रिक्वायर्स बैकग्राउंड इन बायोलॉजी. स्टूडेंट्स, बेसिक बायोलॉजी जो नाइन्थ एंड मैट्रिक में आप लोग करते हैं, उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है दैट इज अ बिट हायर, जो आप इंटरमीडिएट में कंप्लीट करते हैं. देन आफ्टरवर्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है. इस प्रोफेशनल लाइफ में आपने बायोलॉजी को परसू करना होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं वो इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो बायो में ही आगे प्रोफेशनल लाइफ परसू करते हैं, उनके लिए आगे क्या क्या स्कोप्स और कैरियर्स अवेलेबल हैं. ऑफ कोर्स बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, और इसमें जो है वो बड़े डायनामिक किस्म के चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के पास कि वो आगे बढ़ें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो उसको कामयाब बनाएं. इसमें जो है वो फील्ड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी हैं, और उसमें लाइक प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं. अ, हम आज थोड़ी सी इन स्पेशली इन उन कैरियर्स की बात करेंगे जो कि हम बायो के स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे चल के आप लोग ले सकते, अडॉप्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेडिसिन की फील्ड में जा सकते हैं, सर्जरी है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, प्लस ये कि बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री. तो ये सारी चीज़ें हम कुछ जो है इनमें से वो डिस्कस भी करेंगे. मेडिसिन एंड सर्जरी, एज यू नो कि जैसे ही बायो का नाम हमारे जहन में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे जहन में चीज़ आती है वो है एमबीबीएस, which is stand for the bachelors of medicine and bachelors of surgery as well. क्योंकि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद इसी मेडिसिन के उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं और फिर वो आफ्टरवर्ड वो सर्जरी की ब्रांच इवन ज्वाइन कर सकते हैं. एमबीबीएस एज यू नो कि इसमें इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट जो डिजीजेस हैं उनके क्योर के लिए जो वर्क किया जाता है, वो ये जो डॉक्टर्स हैं ये इसमें बहुत अहम काम अंजाम देते हैं. प्लस ये कि सर्जरी के जो लाइक जब एमबीबीएस करने के बाद अगर फर्दर एजुकेशन इसी लाइन में स्टूडेंट्स आगे परसू करते हैं तो फिर वो सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं और आगे चल के जो है वो फर्दर इसी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं. सेकंड जो ऑप्शन उसके बाद अवेलेबल होता है दैट इज फिशरीज. फिशरीज, एज यू नो कि फिशरीज की ये सेक्टर जो है ये बहुत बड़ा सेक्टर है, और स्पेशली पाकिस्तान, बिकॉज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है. उसी में ऑफ कोर्स हमारे समंदर है, हमारे पास दरिया अवेलेबल है, तो इसमें जो वैरायटी ऑफ फिशेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. इसको अगर हम जो है वो उस प्रोफेशनल लाइफ की उसकी तरफ ले जाएं, प्रोफेशन की तरफ, तो वहाँ पर ये जो सेक्टर है फिशरीज का ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है. इसमें जो है वो फिश की फार्मिंग जो है, फिशरी मैनेजमेंट है, और इसके अलावा इसके ऊपर जो रिसर्च है फिश के ऊपर, फिशेस के ऊपर डिफरेंट,
इसको जो है वो इसी फील्ड में भी स्टूडेंट्स आगे परसू कर सकते हैं अगर वो बायोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। देन आफ्टरवर्ड फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, एज यू नो कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो यहाँ पर जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, प्लस ये कि एनिमल्स जो हैं उनके ऊपर भी काम किया जाता है, क्योंकि एनिमल्स के जरिए एज यू नो के हमें फूड भी हासिल होता है, प्लस वूल मिलता है, प्लस जो है वो दूसरी हम प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि मिल्क से रिलेटेड हैं। तो इन सबको जो है वो ऑफ कोर्स ये एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के अंडर में ही आती हैं, और बाद में इन्हीं चीज़ों को जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी लेके जाया जाता है। तो इट मींस इंडस्ट्रीज वगैरह में भी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो कैरियर जो इसके इसके साथ एसोसिएट हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के साथ, उसमें फूड साइंस है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी है, बिकॉज इंसेक्ट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जितने कैरियर्स हैं, ये इसी के अंडर में आते हैं। सेकंड, जो थर्ड हमारा इसमें आता है, ये है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, यानी वो एनिमल्स जिनको हम फार्म्स में जो है जिनकी नस्ल को ब्रीड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, इनके अंडर में वो आते हैं। और जो कैरियर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो हैं वेटिनरी साइंस है, एनिमल्स ब्रीडिंग है, एनिमल्स ट्रेनिंग वगैरह हैं। ये सारी जो कैरियर्स हैं ये एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में ही आते हैं। देन उसके बाद आपके पास जो कैरियर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी एज द वर्ड itself indicates bio and technology, so it is very useful for the actually for the living organism, बिकॉज इसके जरिए बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। जो कैरियर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो है बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी विच इज रिलेटेड विद द वायरस, बैक्टीरियोलॉजी इज रिलेटेड विद द बैक्टीरियाज, देन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज आल्सो कमिंग अंडर द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डनिंग का जो कैरियर है वो एक्चुअली हॉर्टिकल्चर के अंडर में आता है। एज यू नो के गार्डन में वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर देयर, तो उनकी जो ब्रीडिंग है, उनको उनकी नस्ल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें जो हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंडर में पड़ी जाती हैं और ये इसी कैरियर में आती हैं। देन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री एज यू नो कि इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज़्यादा किसी मुल्क के लिए अहम है, प्लस ये कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो ये एक ऐसी साइंस है जिसमें फॉरेस्ट की और प्लांटेशन का ख्याल भी रखा जाता है और उसको आगे भी बढ़ाया जाता है। कैरियर्स जो इसमें एसोसिएटेड हैं वो हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी, यानी जंगलात की जंगलात की जो का जो माहौल है वो, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आई होप सो कि हमने आज दो टॉपिक्स जो कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर होंगे। इसमें स्टिल इफ एनी कंफ्यूजन इज लेफ्ट एंड यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू मे आस्क थ्रू आवर मैसेजिंग सेक्शन। आप मैसेज कर दीजिएगा, देन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव आंसर। थैंक यू।